नमस्कार। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे। मानव भूगोल। मानव भूगोल सामान्यतः अपन बात करें तो भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल मानवीय तथ्यों से संबंधित है। मानव भूगोल में ही हम मनुष्य तथा उसके वातावरण में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल क्या है? मनुष्य तथा उसके वातावरण के बीच अंतर संबंधों में जो क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव वर्गों, उसके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं की पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करता है। अब मानव भूगोल को अलग अलग कई शाखाओं में बांटा जाता है। इसमें जैसे सबसे पहले क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। अब मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक मुख्य शाखा है। कैसे कि मानव तथा प्रकृति के बीच में सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से जो सांस्कृतिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है, तो उनकी स्थिति और जो वितरण है उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध में। अब बात करें कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, तो मानव भूगोल का विकास सामान्यतः अपन 18वीं या 19वीं शताब्दी में मान सकते हैं, लेकिन इसका विकास का इतिहास इससे भी कहीं पुराना है। प्रारंभिक प्रमाणों में ग्रीक तथा रोमन विद्वानों के लेखों में इसका जिक्र पाया जाता है। अब हेरोडोटस है, अरस्तु है, एरेटोस्थनीज जैसे विद्वान थे, उन्होंने मनुष्य तथा प्राकृतिक वातावरण के बीच में जो संबंधों पर सबसे पहले बात करी थी, और उन्होंने ही बताया कि मानव का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां प्राकृतिक वातावरण मानव विकास के लिए अनुकूल था। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के तक का जो काल था वो खोज का युग कहलाता है, क्योंकि इस युग में अनेक यात्राएं हुई, बहुत नए नए क्षेत्रों की खोजें हुई, मानचित्रों का निर्माण हुआ, सूचनाओं का वैज्ञानिक तरीके से एकत्रीकरण या व्यवस्थित किया जाना संभव हो सका। तो इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें मानव भूगोल का विकास की बात की जा सकती है। यदि अपन बात करें कि भूगोल मुख्य रूप से दो भागों में है, एक भाग है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट। यदि सामान्य भूगोल की बात की जाए तो सामान्य भूगोल में क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई माना जाता है, फिर इसके लक्षणों का विवेचन किया जाता है, जबकि विशिष्ट भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों को, अलग अलग प्रदेशों की रचना कैसे हुई उस पर बल दिया जाता है। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट जो लाए वो बर्नार्ड वेरनियस थे, जिन्होंने सामान्य तथा विशिष्ट भूगोलवाद या भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत किया था, वेरनियस ने। अब 19वीं शताब्दी में भूगोल के अध्ययन में एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत ये माना गया कि उच्चावच के लक्षणों के अध्ययन पर विशेष बल देना चाहिए। अब इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि जो भी भूगोलविद इनमें काम कर रहे थे उनको अधिक गति से या तीव्रता से परिवर्तित होने वाले जो सांस्कृतिक लक्षण थे उसकी तुलना में जो पृथ्वी पर अपेक्षाकृत स्थिर लक्षण थे उनका वर्णन करना अधिक में सरल महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की शाखा का जन्म हो गया भूगोल में। उसका नाम था भू आकृति विज्ञान या फिजियोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी।
अब जियोमॉर्फोलॉजी का विकास के साथ साथ में क्या हुआ कि दूसरी जो अन्य शाखाएं थी उनकी अनदेखी शुरू हो गई। अब उनकी अनदेखी के साथ में क्या हुआ कि भाई असंतुलित विकास की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ विद्वानों ने ये माना कि मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की जांच होनी चाहिए। क्या इसकी तो इस मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों की जांच शुरू हुई, क्या इसका जो भी कार्य आरंभ हुआ इसी के परिणाम स्वरूप ही मानव भूगोल का उद्भव हुआ एक भूगोल की शाखा के रूप में। तो इसी संदर्भ में मानव भूगोल अपने आप में एक नई शाखा के रूप में उभर के सामने आया। अब इसमें किन लोगों ने विशेष काम किया, जैसे जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात की जाए जिनकी कॉस्मोस थी बुक थी, दूसरे कार्ल रीटर की बात की जाए तो उनकी अर्ड कुंडी नामक प्रकाशन था जिसमें मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों को विस्तार से समझाया गया था। तो ये मानव भूगोल की शुरुआत यहाँ से है कि कुछ जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से मानव भूगोल को पेश किया। अब उसके बाद में डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनमें उन्होंने मानव के अपने पर्यावरण पर आश्रित होने की व्याख्या की। फिर फ्रेडरिक रेडजेल, अब रेडजेल में एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक थी, इस बुक में उन्होंने मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित किया था, इसलिए रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब रेडजेल के बाद में उनकी एक शिष्या थी कुमारी एलेन सैम्पल, ये अमेरिका की थी। उन्होंने वो भी पर्यावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक थी। उन्होंने भी मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी एवं अथक मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर फ्रांस के विद्वान वाइडिलासा ब्लास, उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों की नई समझ पैदा करने के लिए प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिक ह्यूमैनी बुक लिखी। उसके बाद डीन ब्रून्स है, हंटिंगटन हैं, सभी लोगों ने मानव भूगोल में रुचि उत्पन्न करी। तो इस प्रकार मानव भूगोल का विकास का क्रम रहा। अब यदि बात की जाए कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है जो इसका विषय क्षेत्र है, यदि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अपन देखा जाए तो बहुत ही विस्तार वाला है। जैसे इसको अपन एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं ढाल सकते, ये बहुत विशाल है। यदि अमेरिका के भूगोलवेता फिंच तथा टिवार्ता ने मानव भूगोल को विषय वस्तु को दो भागों में बांटा था, एक तो भौतिक, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, ये दो प्रकार के उन्होंने बांटे थे। अब भौतिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उन्होंने कहा जैसे उच्चावच है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा है, खनिज है और जल है। और सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित, जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियां हैं, कृषि है, निर्माण उद्योग है, परिवहन को सम्मिलित किया। इस प्रकार से इसका विषय क्षेत्र निर्धारित किया गया। अब यदि इसकी बात की जाए कि मानव भूगोल का अन्य समाज शास्त्रों या अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे ये मानव भूगोल है। अब मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल। यदि अपन इसकी बात करें तो मानव भूगोल की विषय वस्तु को यदि देखा जाए तो ये सभी सामाजिक विज्ञानों का एकीकरण करती है। कैसे? क्योंकि यह उन विज्ञानों का क्षेत्रीय एवं क्रमबद्धता के दृष्टिकोण से प्रस्तुत अध्ययन करती हैं और जिनमें अभाव होता है उसके साथ ही मानव भूगोल अपनी विशेष सामग्री के विश्लेषण हेतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करती है। अब यदि अपन इसमें देखें तो किस प्रकार से, जैसे
यदि मानव भूगोल जनसंख्या के अध्ययन के लिए जनांकीय का उपयोग करता है तो आर्थिक भूगोल के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करेगा। जैसे आर्थिक भूगोल है, ये अर्थशास्त्र का इसमें होगा। अब ये अर्थशास्त्र का, इसके बाद में कृषि भूगोल के लिए कृषि विज्ञान का, ये कृषि विज्ञान का हो गया। अब नगरीय भूगोल के लिए नगरीय समाज विज्ञान, राजनीतिक भूगोल के लिए राजनीति शास्त्र, सामाजिक भूगोल के लिए समाजशास्त्र या इतिहास, इस पर ये निर्भर है। अब इस प्रकार से ये एक विज्ञान के साथ संबंधित है दूसरे समाजशास्त्रों से। अब यदि अपन बात करें कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में क्या प्रमुख है, किसके अध्ययन क्षेत्र में प्रमुखता से रखा गया है, तो यदि प्रमुखता से बात की जाए तो ये वाला है, ये इसमें। अब आप ये समझिए कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के 5 मुख्य अंग अपन हो सकते हैं। ये एक तो किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा उसकी क्षमता, ये वाला। दूसरा, उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब तीसरा देखें तो उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने की ये बना सांस्कृतिक प्रतिरूप, ये प्रतिरूप। सबसे पहले जनसंख्या, फिर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, फिर सांस्कृतिक प्रतिरूप, फिर प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के पारस्परिक कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन का रूप, ये मानव वातावरण का समायोजन का रूप। और सबसे अंत में है कालिक अनुक्रमण, वातावरण समायोजन, कालिक अनुक्रमण। इस प्रकार से ये अध्ययन क्षेत्र के 5 मुख्य अंग पाए जाते हैं। धन्यवाद।